वेलकम बेटा टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा ये जो वीडियो मैंने तैयार की है ये है आईसीएसई की क्लास 9 के चैप्टर 13 के बारे में। चैप्टर है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज इस चैप्टर का हम थर्ड पार्ट करेंगे। ये थर्ड वीडियो है इस चैप्टर के रिलेटेड। हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कर रहे हैं और उसमें हमने कल करी थी पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग। सेकेंड स्टेप है उसका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द इनहेल्ड एयर एंड द ब्लड अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। अक्रॉस द एल्वियोलस जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। ये है एल्वियोलस है, ये उसकी मेम्ब्रेन है, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है। ये लंग एल्वियोलस में ऑक्सीजन है और ये एल्वियोलस की जो कैपिलरीज है उसमें ब्लड है। और ऑक्सीजन क्या है? ब्लड में चली जाएगी थ्रू द थिन वॉल ऑफ द एल्वियोलस और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलस में आ जाएगी। ये है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, द एक्सचेंज ऑफ gases carbon dioxide and oxygen between the inhaled air and blood across the alveolar membrane। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगी और ये सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से होगी। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी और हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल कंपाउंड है और वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, उसका ट्रांसपोर्ट करता है। एंड अबाउट 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज इन द ब्लड। और रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड इन द डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? इन द टिश्यूज चला जाएगा, जहां पे ऑक्सीजन लो है वहां पे ये ब्रेक डाउन कर जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। ये है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट। देन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड प्लाज्मा इज हायर देन ऑक्सीजन। तो मोस्ट ऑफ द जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज कर जाएगी ब्लड प्लाज्मा में and is transported as bicarbonate ions of sodium and potassium। 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है it combines with potassium and sodium to form bicarbonates। और 20 to 25% जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन नाम का एक सब्सटेंस बनाएंगे। और ये सब्सटेंस भी क्या है? इट इज ऑल्सो अनस्टेबल। तो ये इन द लंग्स क्या करेगा? ये ब्रेक डाउन कर जाएगा और लंग्स में फिर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी, एचपी रिलीज हो जाएगा और वहां से लंग से जब एक्सपीरेशन होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकाल दी जाएगी और इस वे से ट्रांसपोर्ट होती है 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड 7% ऑफ द जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट कंबाइंस विद वाटर ऑफ द प्लाज्मा टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड बना देती है। एन एंजाइम प्रेजेंट इन द आरबीसी इज कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एंजाइम एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। It help in conversion of carbon dioxide into bicarbonate ions and carbonic acid। तो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है
carbonic anhydrase. It helps in the formation of carbonic acid. And when the RBCs reaches the lungs, तो फिर carbonic anhydrase helps to convert bicarbonate ions back to carbon dioxide. तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और वहां से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सपीरेशन करते हैं तो बाहर चली जाती है. Then is internal respiration. Internal respiration is exchange of gases between the blood and the tissues. Oxygen is transported to the tissues of the body. ये internal respiration और tissue respiration भी बोलते हैं इसको. ये टिश्यू सेल्स है, ये ब्लड सेल्स है. ब्लड सेल्स से ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज में चली जाएंगी और टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड सेल्स में आ जाएंगी. इसको बोलते हैं हम टिश्यू रेस्पिरेशन. नेक्स्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ग्लूकोज है हमारे पास. मेनली सबस्ट्रेट जो ग्लूकोज होता है उसकी ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करता है इन द सेल्स. तो इसको बोलते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन. नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. अगर किसी फ्यूल की बर्निंग हो रही है इन द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम है, वहां पे फ्यूल की बर्निंग हो रही है, तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन. और कार्बन मोनोऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन है उसकी बहुत ज्यादा अफिनिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए. हीमोग्लोबिन हैज मच हायर अफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड देन ऑक्सीजन. फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाती है, फिर वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है. क्या बना देती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. अब क्या है, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन नहीं कैरी कर रहा, क्या कैरी कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैरी कर रहा है. तो ब्रेन के जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. तो ऑक्सीजन ना मिलने के कारण जो है बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज जो है वो उनकी डेथ हो जाती है एंड द पर्सन मे फॉल अनकॉन्शियस और मे इवन डाई. इसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. कई बार आपने सुना होगा, सर्दियों में अक्सर न्यूज आती है कि कोई ना लोग रात को घर में कोयले की अंगीठी जलाकर वो सोए हुए थे और सुबह देखा तो उनकी डेथ हो गई. वो क्यों होता है, वो होता है ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. देन इज इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड. ऊंचाई का क्या इफेक्ट है ब्रीदिंग पे. एट हायर एल्टीट्यूड्स the air pressure is low and this low partial pressure of oxygen result in decreased amount of oxygen that is available than required for the body, and this condition is known as hypoxia. To compensate the decreased oxygen, तो body की क्या है, रेट ऑफ ब्रीदिंग एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग जोर जोर से सांस लेंगे टू कॉम्पेंसेट द डिक्रीज ऑक्सीजन. दिस इज बिकॉज द बॉडी इज ट्राइंग टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. इसको हम बोलते हैं माउंटेन सिकनेस और एल्टीट्यूड सिकनेस.
इन सिवियर केसेस जो एल्टीट्यूड सिकनेस है कैन लीड टू मोर सीरियस कंडीशन लाइक पल्मोनरी एडिमा और सेरिब्रल एडिमा, जो डेंजरस हो सकता है लाइफ के लिए. And the condition in which the deficiency of oxygen to the body is accompanied by increase in carbon dioxide concentration in the blood. इसको हम अस्फिक्सिया और सफोकेशन बोलते हैं. This may paralyze the respiratory centers and cause death. Next, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसकी मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी. फर्स्ट है टू डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ डायफ्राम इन ब्रीदिंग. इसमें एक बेल जार लिया, एक वाई शेप ट्यूब ली है और 2 बैलून्स वाई की एंड्स पे डाल दिए हैं. ये जो बेल जार है ये थोरेसिक कैविटी को कॉरस्पॉन्ड करता है एंड वाई ट्यूब है ये प्राइमरी ब्रोंकस और सेकेंडरी ब्रोंकस को कॉरस्पॉन्ड करती है और बैलून्स जो लंग्स को कॉरस्पॉन्ड करते हैं और ये जो रबर शीट है ये डायफ्राम एक्ट करती है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रबर शीट को नीचे की तरफ खींचेंगे. तो नीचे की तरफ खींचने से क्या होता है, ये जो है बैलून्स इन्फ्लेट हो गए, मींस इंस्पिरेशन हो गई. नीचे के खींचने के कारण यहाँ पे क्या है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, डिक्रीज हो गया, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया. इसके कारण जो एयर है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करेगी और बैलून्स जो है वो इन्फ्लेट हो गए. अब इसको छोड़ देना है तो इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. अब इसका वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज हो गया और प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो गया. प्रेशर इंक्रीज हो गया तो एयर जो है इससे बाहर निकल जाएगी. ये एक्सपीरेशन को शो करता है. ये बैलून्स डिफ्लेट हो जाएंगे. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एक्सपायर्ड एयर. ऐसे अपरेटस सेटअप करना है. ये फ्लास्क है, इसमें वाटर है, इसमें एक बेंड ट्यूब लगी हुई है, एक ट्यूब इधर ए है और एक ट्यूब बी है, एक ये बाउल है. Now fill the chest first with maximum amount of air. जितनी चेस्ट में ऑक्सीजन भर सकते हैं, एयर भर सकते हैं, उतनी भर लेनी है एंड देन यहां से ब्लो करना है ए की तरफ से. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, दैट वाटर इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द ट्यूब. ट्यूब बी से पानी बाहर निकलेगा जिसको बाउल में कलेक्ट कर लिया. And water replaced by the air gives the volume of the air exhaled. तो जितना इसमें वाटर कलेक्ट हुआ उतना जो है क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एक्सपायर्ड एयर कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन द इंस्पायर्ड एयर. इसमें 2 फ्लास्क लेनी है, उनमें लाइम वाटर है और इनको एक टी ट्यूब के साथ कनेक्ट कर देना है और यहाँ पे क्लिप सी है और यहाँ पे क्लिप डी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू डू, टू बिगिन विद ओपन द क्लिप सी. इसको फर्स्ट पहले इसको ओपन करना है और इसको क्लोज करना है. Force air from the lungs with the help of mouth. Exhale करना है आपने. Sorry. To begin with, open the clip C and close the clip D. तो हमने क्या करनी है, एयर सक करनी है, इनहेल करना है. बबल्स शो होंगे आपको. नाउ सेकेंड केस में इसको
क्लोज करना है क्लिप सी को, और क्लिप डी को क्या करना है, ओपन करना है। नाउ फोर्स द एयर फ्रॉम द लंग्स विद द हेल्प ऑफ माउथ, एक्सेल करना है हमें, इधर एयर छोड़नी है, बबल्स नजर आएंगे। रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट्स 10 to 15 टाइम, इसको 10 to 15 टाइम रिपीट करना है। तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे? You will observe that the lime water in the flask B turns milky faster than the lime water in the flask A. तो इससे हमें क्या पता चलता है? When the clip C is opened and clip D is closed, the air is sucked through the T-tube and the atmospheric air moves into the flask A, bubbling through the lime water. तो यहाँ पे एयर जाती है इसलिए बबलिंग नजर आती है। और जब हम इसको क्लोज करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो एयर क्या है, एक्सपायर्ड एयर अंदर जाएगी, इसलिए बबलिंग होती है। As the lime water in the flask B turns milky much faster as than compared to the A, it means expired air में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ऑक्सीजन इज टेकन इन बाय एनिमल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इसमें दो कॉनिकल फ्लास्क लेनी है, एक में लाइव कॉकरोच, एक में डेड कॉकरोच जो है वो सोक किया हुआ है फॉर्मलिन में टू प्रिवेंट इट्स डिके, और एक कैंडल लेनी है। Take two conical flasks A and B, place a live cockroach in flask A and B में डेड कॉकरोच डालना है और रबर कॉर्क फिट कर देनी है और ऐसे रहने देना उसको few hours. After few hours, place small lighted candle inside the each flask. Now what will you observe? You will observe that the candle in the flask A जो है goes out first और B वाली जो है वो जलती रहती है। B act as a control. इससे हमें क्या कंक्लूजन किया? हमने कंक्लूड किया कि जो कॉकरोच लाइव कॉकरोच है वो रेस्पिरेशन करेगा और रेस्पिरेशन में कुछ ऑक्सीजन उसकी जो वो यूज कर लेगा, इसलिए कैंडल जो है जल्दी बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। और जो फ्लास्क बी में जो कॉकरोच है वो डेड है, वो रेस्पिरेशन नहीं करेगा, तो इसलिए वो जलती रहेगी। देन नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की सिमिलैरिटीज हैं। बोथ में ऑक्सीजन इज नीडेड, बोथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, both में energy is released and it is stored in the form of ATP. In both the aerobic respiration takes place in mitochondria. तो इन दोनों में प्लांट्स और एनिमल में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज होता है। डिफरेंसेस क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट और एनिमल की में? प्लांट में ब्रीदिंग नहीं होती, एनिमल्स में ब्रीदिंग होती है। नो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। गैसेस सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होती हैं। और एनिमल्स में क्या है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। प्लांट्स में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस और एनिमल्स में large amount of heat is produced. प्लांट्स में रेस्पिरेशन की जो रेट है वो स्लो है, एनिमल्स में हाई है। प्लांट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, और एनिमल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है दैट इज रिलीज इन द एयर, उसको एयर में रिलीज कर दिया जाता है। डिफरेंसेस क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन में? प्लांट्स में जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन इथाइल अल्कोहल बनाता है, उसका एंड प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल है।
एनिमल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, जब हम कोई स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ टाइम के बाद हम वो एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी मसल्स में उसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन उतनी उसको एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी उसको उतनी मिलती नहीं है जब जोर से एक्सरसाइज करते हैं। तो उसको फुलफिल करने के लिए बॉडी क्या है, बॉडी टिश्यूज है, जो मस्कुलर टिश्यू है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो लैक्टिक एसिड बनता है एनिमल्स में। और लैक्टिक एसिड क्या है, फटीग कॉज करती है। अकुमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फटीग कॉज कर देती है और इसके कारण हमें कुछ समय के बाद वो एक्टिविटी छोड़नी पड़ती है। फिर हम जोर जोर से सांस लेते हैं और वो लैक्टिक एसिड है जो ऑक्सीडाइज हो जाती है। ये है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल की एनारोबिक रेस्पिरेशन। In plants, the anaerobic respiration produces carbon dioxide also, and in animal, no carbon dioxide is produced. Yes बेटा, next है की पॉइंट्स में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये हमने की है। Exchange of gases of respiratory gases between the air in the alveolus and the blood. Internal respiration is the exchange of respiratory gases between the blood and the tissues. और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये अभी मैं आपको बता के हटी हूँ। हाइपोक्सिया क्या है, ये कंडीशन है वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज लेस देन रिक्वायर्ड। इस बेटा, इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। Thank you for watching.